हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं आदिकाल और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज रासो को कौन से विद्वान ने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना है और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। पिछले क्लास में हम लोग आदिकाल का आरंभ कब से हुआ, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाते हैं, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, आदिकाल की प्रवृत्ति क्या रही, आदिकाल में किस किस तरह के साहित्य लिखे गए, कौन से साहित्य के कौन कौन से रचनाकार कवि हुए, किस इतिहासकार में आदिकाल को कब से कब तक माना है और उसका नाम क्या दिया है, ये सब कुछ देख चुके हैं। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये आदिकाल का भाग 3 यानी पार्ट 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। इसको किसने पूर्ण रूप से प्रमाणिक माना है? तो इसे प्रमाणिक मानने वाले थे विद्वान थे फ्रेंड्स श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और कर्नल टॉड। इसे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार थे फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर ओझा और डॉक्टर बुलर। इसे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। लेकिन क्यों इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया, क्यों इसे प्रमाणिक माना गया, क्यों इसे पूर्ण रूप से प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक और क्यों अप्रमाणिक माना गया? तो फ्रेंड्स, अप्रमाणिक मानने का कारण है कि जो 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज की जीत हुई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है फ्रेंड्स जीत जाता है। तो उस युद्ध की घटनाओं का गलत वर्णन, घटनाओं की समय सीमा जो है उसमें अंतर होना के कारण पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहते हैं, क्योंकि तोता तोती शैली में लिखा गया है। इसकी विशालता और विविधता के कारण इसे जाली माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत तरह की विभिन्नताएं दिखाई गई है, इस कारण से इसे जाली और अप्रमाणिक माना जाता है। हिंदी के प्रथम विद्वान और प्रथम रचना पर भी विवाद है फ्रेंड्स। एक हिंदी की रचना, एक अलग अलग कवि ने अलग अलग रचनाओं को प्रथम रचना मानी है। जैसे देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत की हिंदी की प्रथम मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर जो है पुष्य या पुंड कवि कहा जाता है, उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वही राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें तो वो राजा मुंज को मानते हैं। राम कुमार वर्मा को देखें तो उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो अपभ्रंश के महाकवि हैं। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो उन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं, क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास ही हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, इसलिए उन्हें हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं। राहुल संस्कृतियां जो है सरहपा, जिनकी रचना है सरहपाद, को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और यही मत जो है वो सर्वमान है, यानी सभी जो है सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और हिंदी की प्रथम रचनाएं किसे माना जाता है? तो श्रवकाचार्य जो देवसेना रचित है, जिसकी रचना 933 ईस्वी में हुई थी, इसे अधिकांश इतिहास साहित्यकार ने इसे हिंदी का प्रमाणिक पहली रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब देखेंगे हम आदिकाल का महत्व क्या था और उसका निष्कर्ष क्या था। तो फ्रेंड्स, आदिकाल हिंदी साहित्य के लिए आधारशिला का कार्य करता है। आदि यानी आरंभ। यद्यपि इस काल में राजनीति अस्थिरता थी, फिर भी इस काल में साहित्य बहुत समृद्ध और विभिन्नतापूर्ण लिखा गया। आदिकाल का मुख्य योगदान क्या क्या था? तो भाषा का विकास, इसमें अपभ्रंश से निकलकर खड़ी बोली और क्षेत्रीय बोलियों जैसे ब्रज और अवधी के लिए मार्ग खुल गया। भक्ति काल की नींव आदिकाल में पड़ गया था। नाथ संप्रदाय और विद्यापति की रचनाओं ने आगे चलकर भक्ति काल, विशेषकर निर्गुण और सद्गुण भक्ति के लिए आधार तैयार कर दिया था। जनमानस से जुड़ाव हो गया था। अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं ने साहित्य को केवल दरबारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जन जन तक पहुंचाया। विद्यापति के पद को बहुत सारे लोग गाते हैं फ्रेंड्स। आदिकाल केवल वीर गाथा काल नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी परिवर्तनशील युग था। इसमें धार्मिक, लौकिक
और वीर रस का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि हिंदी साहित्य के विशाल वट वृक्ष का बीज है, जो हिंदी साहित्य का विशाल वट वृक्ष है, तो इसमें आदिकाल में। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे आदिकाल से बनने वाला PYQ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी आपको कोई भी कमेंट हो तो उसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आदिकाल से बनने वाला जितने भी PYQ हैं, वो लंबा क्लास होगी फ्रेंड्स, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा।